तो ड्यून प्रोफेसी का तीसरा एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और मैं कहना चाहूंगा कि ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग एपिसोड था। और ऐसा कहने के हमारे पास कई सारे रीजंस हैं जो आज हम इस ब्रेकडाउन में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहना, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिट्रेयल की, बदनामी की और उन सबसे भी ऊपर हेट्रेड और रिवेंज की। इन सब के साथ आज हम एक तगड़ी स्टोरी भी सर्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे आज के ब्रेकडाउन को। पर ये ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, रिवेंज इज द प्योरेस्ट इमोशन, और इसी बात की डिटेल आपको इस ब्रेकडाउन में पता चलेगी। तो एपिसोड में हमें ये दिखाया कि वालिया एज अ पर्सन कैसी है, उसके मोटिव्स और उसके मोटिवेशंस क्या हैं, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, उसके एम्बिशंस क्या थे और वो किस मकसद से सिस्टरहुड में आई थी। वही इन सब के बीच हमने देखा हाउस हार्कनन के बर्बाद हो चुके रेपुटेशन को। इस ब्रेकडाउन को लाने में हमें टाइम जरूर लगा है, क्योंकि हम आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउस हार्कनन क्या सही में गद्दार है। आज हम ड्यून को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एपिसोड को देखकर ये तो सबने समझ लिया होगा कि हाउस हार्कनन की रेपुटेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। उन्हें एक दूर दराज के प्लेनेट पर अबैंडन कर दिया गया है, और इन सब का रीजन हमें पहले एपिसोड में बताया गया था कि हाउस हार्कनन के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाया गया था बटलेरियन जिहाद यानी मशीन वॉर के टाइम पर। तो आओ अब चलते हैं बटलेरियन जिहाद में। तो ये बात है बटलेरियन जिहाद की शुरुआत की, जब एक जवान 19 साल का लड़का आर्मी में एनरोल होता है और उसका नाम था जेवियर हार्कनन। जेवियर कुछ ही वक्त में बहुत पॉपुलर हो जाता है अपने लीडरशिप स्किल्स की वजह से। वहीं उसकी पॉपुलैरिटी तब और बढ़ जाती है जब वो फर्स्ट बैटल ऑफ जिमिया में सलूसन आर्मी को कमांड करते हुए वहां ओमनियस के साइमैक्स अटैक के अगेंस्ट जीत दिलवा देता है। पर इस वॉर में जेवियर के लंग्स पूरी तरह खराब हो जाते हैं, पर बेनी क्लीलैक्स के भेजे हुए लंग्स ट्रांसप्लांट की वजह से जेवियर की जान बच जाती है। इस वॉर के बाद जेवियर की आर्मी में और भी रैंक बढ़ जाती है और आगे चलकर वो सरीना बटलर की बहन ऑक्टा बटलर से शादी कर लेता है, और जेवियर की ही सबसे छोटी बेटी थी जिसने आगे जाकर हाउस कोरिनो बनाया था। तो एक तरह से हाउस कोरिनो भी हाउस हार्कनन से ही निकल कर आया है। खैर स्टोरी में वापस आते हैं। तो बैटल ऑफ अर्थ में वो जेवियर ही था जिसने सजेस्ट किया था कि हमें पूरे अर्थ पर एटॉमिक से अटैक कर देना चाहिए, तभी हम ओमनियस को यहाँ रोक पाएंगे। अब इस फैसले की वजह से जेवियर ने अकेले ही लाखों करोड़ों इंसानों की जान बचाई थी। हाँ, वो बात अलग है कि इस वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना बर्बाद हो जाता है कि इंसानों को अर्थ छोड़ना पड़े। वहीं जब बटलेरियन जिहाद अपने पूरे पीस पर होती है, तब तक जेवियर जनरल रैंक पर पहुंच चुका होता है और वहां पर वो मिलता है अपने एक कॉमरेड वोरियन एट्रेडिस से। वोरियन भी एक जनरल था और अब वो दोनों साथ मिलकर इस वॉर में इंसानियत की आर्मी को लीड करने में लग जाते हैं। जेवियर का करियर एकदम प्राइम पर होता है। वो कई सारी विक्ट्रीज दिलवाता जाता है, जैसे बैटल ऑफ 4 एनबस और लिबरेशन ऑफ 9। पर कुछ ही वक्त में जेवियर की जिंदगी पलटने वाली थी, क्योंकि अब वो मिलता है इब्लिस गिंजो से। अब बात करते हैं कि जेवियर पर इल्जाम क्या लगे थे। तो बटलेरियन जिहाद का ये वो वक्त चल रहा होता है जहां सरीना बटलर की डेथ हो चुकी थी, और उस वक्त जेवियर मिला होता है गिंजो से। अब गिंजो एक ग्रैंड पेट्रियार्क था। ये पोस्ट सिमिलर है बेनी जेसेट की मदर सुपीरियर पोस्ट से, यानी कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि इब्लिस गिंजो बेनी क्लीलैक्स से एसोसिएटेड था। तो एक डिप्लोमेटिक रीजन की वजह से जेवियर गिंजो के साथ प्लेनेट ट्लूलैक्स पर जाता है, ताकि वो ट्लूलैक्स यानी बेनी क्लीलैक्स को लीग ऑफ नोबल्स में आने के लिए इन्वाइट कर सके। पर ट्लूलैक्स पर रहकर जेवियर को पता चलता है कि बेनी क्लीलैक्स एक्चुअली यहाँ पर ऑर्गन फार्म्स चलाते हैं, और लीग को इसी वजह से ये लोग ऑर्गन सप्लाई कर पाते हैं। पर इन सब के साथ जेवियर को पता चलता है कि ऑर्गन फार्मिंग के लिए बेनी क्लीलैक्स ने ही कई बार थिंकिंग मशीन्स के साथ मिलकर इंसानों पर हमला करवाया था, ताकि फिर ये लोग वहां से इंसानों को इकट्ठा कर सके। अब जेवियर को जब ये बात पता चल जाती है, तो वो फैसला लेता है कि गिंजो कभी भी सलूसा सिकंदस वापस ना जा पाए। जेवियर एक सुसाइड मिशन प्लान करता है, और ये सारी बातें वो अपने कॉमरेड क्विंटो पाओलो को बता देता है और कहता है कि ये सारी बात मेरे दोस्त वॉरियन को बता देना। और फिर गिंजो के वापस आते टाइम जेवियर खुद उसके स्पेसक्राफ्ट, जिसमें वो और गिंजो दोनों थे, उसे थालिम स्टार के अंदर घुसा देता है, जिसमें उसकी और गिंजो की मौत हो जाती है। पर दोस्तों असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ट्रेजेडी किसी को नहीं छोड़ती, लेजेंडरी हीरोज को भी नहीं। गिंजो की मौत के बाद ये रिवील होता है कि गिंजो ने पहले से ही ऐसे रूमर्स फैलाए थे और फैक्ट्स और एविडेंसेस को इस तरह से मैनिपुलेट और फैब्रिकेट कर रखे
रखे थे, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि जेवियर वो बंदा था जो मशीन के साथ देता था इंसानों पर अटैक करवाने के लिए। ये ऐसी कहानी बन गई कि लीग ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ, जेवियर एक ट्रेटर था और उसने इंसानियत की नाक कटा दी है। पर असली दुख की बात ये है कि खुद को इंसानियत के लिए सैक्रिफाइस करने के बाद भी जेवियर गद्दार कहलाया और इंसानियत को बर्बाद करने वाला गिंजो एक शहीद। अब सवाल ये है कि वोरियन एट्रेडीज ने क्या किया। बात ये है कि वोरियन एट्रेडीज ने कुछ किया ही नहीं। तो ये सवाल तो आप सबके मन में आ ही गया होगा कि जब वोरियन को बेनी क्लीलेक्स की सारी सच्चाई पता थी, फिर उसने जेवियर पर लगने वाले इल्जामों को क्यों नहीं मिटाया। तो हाँ, यही वोरियन की सबसे बड़ी गलती रही है। वोरियन ने कभी भी खुद कोई इल्जाम नहीं लगाया, पर उसने उन इल्जामों को मिटाने के लिए कुछ किया भी नहीं। वोरियन का ये मानना था कि अगर वो पूरे लीग को फेस करेगा और सबको जाके बता देगा कि जेवियर असली हीरो है, तो मामला और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में सारे लोग गिंजो के शुभचिंतक बने बैठे हैं। उन्हें लगता है गिंजो शहीद हुआ है, पर अगर वो ये जानेंगे कि गिंजो ही असल दुश्मन था, तो वो उस पर बिलीव नहीं करेंगे और पॉपुलर बिलीव गिंजो के हक में है। तो कहीं ये सच्चाई इंसानियत को दो हिस्से में डिवाइड ना कर दे। और बटलेरियन जिहाद के इस क्रिटिकल स्टेज में वोरियन बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि इंसानियत दो हिस्सों में बढ़ जाए, और इसी वजह से वोरियन कभी इस सच्चाई को सामने नहीं लाया और हाउस हार्कनन हमेशा के लिए गद्दार घोषित हो गए, जबकि वो लोग बटलेरियन जिहाद के असली हीरोज में से एक थे। और यही सोच वालिया के गुस्से का कारण बनी, और इस पे मैं आगे और बात करूंगा। अब बात करते हैं कि ज़ीमिया लैंडस्ट्राद क्या है, वो छोटा एट्रेडीज लड़का कौन था। तो एपिसोड में हमने कुछ वर्ड सुने जैसे कि ज़ीमिया और लैंडस्ट्राद। तो ये सब एक्चुअली क्या है? तो ज़ीमिया एक्चुअली सलूसा सिकंदस की कैपिटल है। ये वही शहर है जहां तुम हाउस कोरिनो का महल देखते हो। पर ये लैंडस्ट्राद क्या है फिर? तो इंपीरियम स्टैब्लिश होने के बाद सारे ग्रेट हाउसेस ने मिलकर एक काउंसिल बनाया था, जहां वो पूरे इंपीरियम की पॉलिसी बनाते थे, जैसे कि रिसोर्सेज का रखना, उनको कहीं भेजना, ट्रेड का डील, फाइनेंसेस और सब कुछ। और इसी काउंसिल ऑफ ग्रेट हाउसेस को लैंडस्ट्राद कहा जाता है। अब आते हैं इस पे कि टूला के पास्ट आर्क को हम सब आसानी से समझ गए, पर वो यंग एट्रेडियन लड़का जिसे टूला ने छोड़ दिया, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि वो कीरन एट्रेडीज हो। तो इस पे आप सबका क्या कहना है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। इस लड़के का रोल प्ले किया है आर्ची बार्न्स ने, जिसे हमने हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 में भी देखा था, जो कि डेमन को धमकाता है। इन सब के ऊपर गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया के एक और एक्टर से हम मिले। रॉबर्ट बराथियन का रोल प्ले करने वाले मार्क एडी हमें यहाँ दिखे एवगेनी हार्कनन के रोल में, जो कि अंकल हैं वालिया और टूला के। जब हम एक्टर्स की बात कर रहे हैं तो मुझे छोटी वालिया जिसका रोल प्ले किया है जेसिका बार्डन ने, वो जानी पहचानी लग रही थी। और अभी मुझे रियलाइज हुआ कि आप एक और हिट सीरीज में इन्हें देख सकते हो, एंड ऑफ द एफिंग वर्ल्ड, वो भी जबरदस्त है। तो टूला ने अपने भाई ग्रिफिन का बदला लेने के लिए वोरियन एट्रेडीज की फैमिली को खत्म कर दिया, सिवाय उस बच्चे के। ये इवेंट लिए गए हैं मेंटार्स ऑफ ड्यून वाली बुक से, जहां टूला पूरी फैमिली को नहीं, सिर्फ अपने लवर ऑरी एट्रेडीज को मार देती है, वो भी उनकी वेडिंग नाइट पे। इससे जुड़े आगे और भी खुलासे होने बाकी हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि सीरीज अब बुक वाले साइड को हमें दिखाना शुरू कर रहा है। आपको एक दो एपिसोड बाद ये भी समझ आ जाएगा कि क्यों पहली ड्यून मूवी में व्लादिमीर हार्कनन लीटो एट्रेडीज को कजन बोलता है। अब बात करते हैं वालिया के सोचने के तरीके की। तो वालिया को पूरा भरोसा है कि हाउस हार्कनन कभी भी ट्रेटर्स नहीं थे और उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। वहीं वालिया इस बात पर भी चिढ़ी हुई है कि क्यों वोरियन एट्रेडीज ने कुछ नहीं किया। और बुक्स में भी बताया गया है कि कई दशक बीतने के बाद हाउस हार्कनन को भी ये लगने लगा था कि खुद वोरियन एट्रेडीज भी उन इल्जाम लगाने वालों में से एक था। यही हमने इस एपिसोड में भी देखा कि ग्रिफिन हार्कनन वोरियन एट्रेडीज को कन्फ्रंट करने गया था, जिसके बाद पता चलता है कि वोरियन ने ग्रिफिन को मार दिया। तो बुक्स में ये हुआ था कि ग्रिफिन हार्कनन जब वोरियन को कन्फ्रंट करने गया तो वो आर्ग्यूमेंट इतना वायलेंट हो गया था कि वोरियन ने सेल्फ डिफेंस में ग्रिफिन को मार डाला था। ग्रिफिन की मौत एक प्योरली अनइंटेंडेड काम था, पर हाउस हार्कनन ने इसे अपने सम्मान पर ले लिया। तो देखो, जब आपने अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए सब कुछ कर दिया हो, फिर भी अगर लोग आपको गलत ठहराए, ऊपर से वो आप पर जुल्म कर दे, तब एक ऐसा हेट पैदा होता है जिसका कोई अंत नहीं है। फिर उस हेट से निकलता है रिवेंज, जो लोगों को ले जाता है खुद के खात्मे की तरफ। वालिया जिस मेंटालिटी से सोचती है वो हम रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री से भी उठा सकते हैं। आइए थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं। 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी की शुरुआत में जर्मनी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, पैसे के मामले में भी और आर्मी के मामले में भी। इस वजह से फ्रांस जैसे बड़े यूरोपियन कंट्रीज को थोड़ी चिंता होने लगी थी। ये चिंता कंट्रीज के बीच अलायंसेस, उनकी अपनी अपनी कॉलोनीज बनाने की रेस और हर देश में अपने देश को सबसे ऊपर रखने की भावना
ना, इन सब वजहों से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। और जर्मनी जब हार गया तो ट्रीटी ऑफ वर्साई में उसके ऊपर काफी सख्त शर्तें लगा दी गई, उसकी जमीन कम कर दी गई, उसकी आर्मी छोटी कर दी गई और उसको बहुत सारा पैसा हर जाने में देना पड़ा। इस वजह से जर्मनी के लोगों में गुस्सा और नफरत भर गया और उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है। तब हिटलर ने इसी गुस्से और नफरत का फायदा उठाया। वो बार बार कहता था कि जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाना ही उसका सबसे बड़ा मकसद है। उसके विचार सोशल डार्विनिज्म से प्रभावित थे, जिसके हिसाब से वो एक रेस को दूसरे से ऊपर मानता था और दूसरे देशों पर कब्जा करना सही समझता था। वालिया कहीं ना कहीं वही कर रही है जो हिटलर ने किया था। वालिया के लिए उसका सब्जेक्टिव वे ऑफ थिंकिंग इतना एब्सोल्यूट और सुपीरियर है कि वो क्लास में सिस्टर डोरोथिया की टीचिंग तक को चैलेंज कर रही थी। वालिया एक ऐसी सुपरमेसिस्ट है जो ये मानती है कि सबका कलेक्टिव गुड तभी ही इंश्योर होगा जब पावर उसके हाथ में होगी, और इस कलेक्टिव गुड की तरफ बढ़ने का पहला कदम ही वो मानती है हाउस एट्रेडीज को खत्म कर देना चाहिए। ये बहुत हद तक हिटलर जैसा लग रहा है ना? तभी तो वो अपनी बहन ट्यूला को भी एक एक्सट्रीमिस्ट बनाने में लगी हुई थी। आप हेट्रेड और इंडोक्ट्रिनेशन की हद सोचो कि आप किसी एक सेक्शन ऑफ मैनकाइंड से इतना नफरत करते हो कि सिर्फ वो नहीं बल्कि उनकी आगे आने वाली जनरेशन तक को आप दुश्मन मानो। तो ये गुस्सा, ये पागलपन, ये बदला जिसके पीछे कोई कारण हो और बहुत सारा इमोशन हो, ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कि इस तरह की मेंटालिटी वाले इंसान को आप कभी एग्री नहीं करवा पाओगे कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या कर रही है। और यही है वालिया हार्कनन। वालिया के लिए सिस्टरहुड एक ऐसा पॉलिटिकल व्हीकल है जिसे वो मानती है कि ये उन्हें हेल्प करेगा हाउस हार्कनन की पुरानी ग्लोरी को रिस्टोर करने में। और जब सिस्टर डोरोथिया वालिया को समझाती है कि हम ट्रूथ सेयर्स बस काउंसिल करने का काम करते हैं, हमें कभी पॉलिटिकल नहीं बनना और ना ही पावर और अथॉरिटी के बारे में सोचना चाहिए, तो वालिया इस थॉट से कंप्लीटली डिफर कर जाती है, क्योंकि उसकी आंखों में करंट इंपीरियम रिजीम करप्ट है और वो सब मिलकर हाउस हार्कनन को मिटा देना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि रकेला ने फिर वालिया को क्यों चुना। एपिसोड में हमने देखा कि जब सिस्टरहुड की ओथ सेरेमनी होती है तो वहां वालिया अपनी लॉयल्टी नहीं कमिट कर रही होती, और ऐसा हो भी क्यों ना। आफ्टर ऑल वो तो बस अपने इंडिविजुअल मकसद से यहाँ आई है, उसे सिस्टरहुड से क्या ही लेना देना। पर फिर मदर रकेला ने उसकी तरफ सॉफ्टनेस क्यों दिखाई, तो इसका आंसर खुद रकेला के कन्वर्सेशन में ही छिपा हुआ है। रकेला वालिया को बताती है कि बेनी जेसरेट चाहती हैं कि मैनकाइंड फ्लरिश और इवॉल्व करे, और इसका जो तरीका उन लोगों ने ढूंढा है वो है कंट्रोल्ड केओस का। बेनी जेसरेट खुद ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं जो उनके कंट्रोल में हो, पर वो साथ ही मैनकाइंड को एक मौका दे उन्नत बनने का, बिकॉज ह्यूमन ऑलवेज इवॉल्व्स ऑन द फेस ऑफ एन एडवर्सरी। हमें जब तक कोई आपदा नहीं दिखती हम कभी खुद के पोटेंशियल को नहीं समझते, और बेनी जेसरेट इस बात को बहुत अच्छे से जानती और समझती हैं। वही इन आपदा के वक्त मैनकाइंड की लगाम एक सक्षम और एबल लीडर के हाथों में होनी चाहिए, और ऐसे एबल लीडर की जरूरत पूरा करवाने के लिए ही बेनी जेसरेट ने अपने जेनेटिक प्रोग्राम शुरू किया, जहां वो सबसे बेस्ट रिजल्ट ढूंढती हैं। अब ये रिजल्ट ढूंढने की एक्सट्रीमिटी इस हद तक है कि वो पहले से ही प्लान करके रखती हैं कि ये आने वाले बच्चे जो पैदा होंगे उन्हें हमें कैसे और क्या बनाना है। क्या हम एक किंग बनाना चाहते हैं या क्या हम एक वॉरियर बनाना चाहते हैं, और फिर उसी हिसाब से बेनी जेसरेट तय करती है कि इसके लिए हमें कौन सा क्रॉस जेनेटिक ब्रीडिंग करवाना होगा। यानी आप एक बार सोच के देखो कि बेनी जेसरेट के हिसाब से फ्री विल जैसी कोई चीज ही नहीं है। उनके सोचने का तरीका एग्जिस्टेंशियलिज्म की बिल्कुल अपोजिट फिलॉसफी है। वो इतने एक्सट्रीम टोटलिटेरियनिज्म पे बिलीव करती हैं जहां लोग सिर्फ अपनी लाइफ उनके हाथों में नहीं सौंप रहे, बल्कि वो तो शुरू होने से पहले ही सब कुछ डिसाइड करके बैठी हैं। और मदर रकेला जानती थी कि ऐसी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को कैरी करने के लिए हमें पहले एक रेडिकलाइज इंसान ही चाहिए, और वालिया एक ऑप्टिमम कैंडिडेट निकली। बेनी जेसरेट जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिस मकसद और विचार से चलती हैं, वहां सब्जेक्टिव थिंकिंग को हम जब तक एब्सोल्यूट नहीं मानेंगे तब तक हम प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं कर पाएंगे, और इसका रिजल्ट ये होगा कि किसी दिन कोई दुश्मन आके हमें मिटा जाएगा। इसीलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें ही देनी चाहिए जो पहले से सुपरमेसिस्ट और एब्सोल्यूटिस्ट हों, क्योंकि वो कहते हैं ना, fear will keep them in line। और सिस्टर डोरोथिया कुछ ज्यादा ही अच्छाई पे बिलीव करती थी, और अगर वो लीडर बनती तो इतने एक्सट्रीम काम और इतने एक्सट्रीम फैसले वो नहीं ले पाती, और भविष्य में आने वाले तिरान अराफेल से भी वो सामना नहीं कर पाती। ये एक ऐसा इंसान ही कर सकता है जो उतना ही इक्वली रेडिकल और पागल हो।
जो कि थी वाल्या हार्कनन। यहाँ वाल्या ने जो अकेले में एग्नी टेस्ट भी लिया है उसकी सच्चाई भी हमें आगे पता चलेगी। इस एपिसोड से एक चीज क्लियर है कि बुक की कहानी को पास्ट में दिखाकर बेस सेट किया जा रहा है, जिसका मतलब अभी हमें वॉरियन एट्रेडिस की सच्चाई आगे दिखेगी सीरीज में। यहाँ एक और खतरनाक चीज दिखी हमें। एपिसोड के एंड में हमने देखा कि ट्यूला लायला को जिंदा रखने के लिए एक एआई को कमांड देती है जिसका नाम है अनिरुल। अब इस यूनिवर्स में जहां थिंकिंग मशीन्स बैन हैं, वहां बेनी जेस्टेट थिंकिंग मशीन्स यूज कर रही हैं। यहाँ एआई का नाम रखा गया है बेनी जेस्टेट की फाउंडर रकेला बर्टो अनिरुल के नाम पर। आगे देखते हैं कि इसका क्या असर होगा। तो गाइस, ये था एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन। वहीं अगर आप एपिसोड की एंडिंग की बात करोगे तो वाल्या अपने अंकल से मिलने गई थी जो कि आज भी जिंदा हैं। मैं इस एपिसोड को सॉलिड 10/10 एपिसोड कहना चाहूंगा, जहां पे हमें बुक का मटेरियल भी देखने को मिला और ओरिजिनल कंटेंट भी। इसे कहते हैं परफेक्ट बैलेंस। पर आपका इस एपिसोड के बारे में क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप ड्यून की दुनिया में कितने घुस चुके हैं ये भी हमें बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कई जबरदस्त स्टोरीज के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ना, अंत में सब स्टोरीज ही बन जाते हैं।